हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए सोशोलॉजी, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोड जो है SOCR 413, यानी ये किताब जो है विकास का समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करेंगे विकास के मार्ग पर पूंजीवादी समाजवाद तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपको समझाने की कोशिश करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास मार्ग के अंतर्गत पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। ये जो किताब है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत है, जिसका कोड है SOCR 413। तो ये MA के बच्चों के लिए जो सोशोलॉजी यहाँ पर MA में रखे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जो आज टॉपिक करेंगे इसमें जो है मार्क्सवाद के पूंजीवादी में क्या विचारधारा थी, यानी पूंजीवादी के निवेश में जो है कार्ल मार्क्स के विचारों का यहाँ पर हम पहले विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी के विनाश के संबंधी कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा थी, यानी समस्याएं भी हो सकती है, विनाश शब्द भी यूज़ किया जा सकता है, यानी मार्क्स व्यू ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेशंस ऑफ कैपिटलिज्म, या कार्ल मार्क्स एज अ थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डिस्ट्रीग्रेशन। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, ये आपको समझ आ गया होना चाहिए कि मार्क्सवाद ने पूंजीवादी के अंतर्गत समस्या या विनाश का क्या कारण बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो MA में सोशोलॉजी ले रखी है। अगर हम बात यहाँ कार्ल मार्क्स के अंतर्गत करें तो कार्ल मार्क्स ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में जो है पूंजीवाद के नाम दिया उन्होंने, यानी कार्ल मार्क्स ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में पूंजीवादी का नाम जो है दिया। पूंजीवाद किसके कहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि पूंजीवाद किसको कहते हैं, और इसका अध्ययन करने से पहले पूंजी तथा पूंजीपति किसे कहा जाता है सो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि पूंजी होती क्या है, यानी व्हाट इज़ अ कैपिटल, पूंजी आखिर होती क्या है। तो कहते हैं मार्क्स ने पूंजी का बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण किया। कहते हैं मशीनों, इमारतों, कच्चा माल, धन, बालन आदि जो है पूंजी है। समझ रहे हो बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मशीन आप खरीद ले, इमारत आप ले ले, कच्चे माल ले ले, धन ले ले, बालन आदि जो है आपका पूंजी है। ये सारे आपका कैपिटल है, क्योंकि जब भी आप इसको बेचिएगा कुछ ना कुछ आपको जो है धनराशि प्राप्त होगी, तो वो पूंजी है, ठीक है। एक ह्यूमन कैपिटल होता है तो एक आपका सिंपल पूंजी होती है। पर इसका भाव यह नहीं है कि प्रत्येक मकान पूंजी ही हो या प्रत्येक मशीन पूंजी हो। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए मकान बनाता है तो उसे उसमें रहता है, और आप ही घोड़े की सवारी करता है, आप ही जो है किस्ती का प्रयोग करते हैं, या उससे ज़्यादा नहीं कमाता तो वह पूंजी नहीं है। यानी पूंजी तो तब बनती है ना कि आप उसको और भी स्टेबलेट करते हो और भी आगे बढ़ाते हो। अगर आप स्वयं ही उस चीज़ों का उपभोग कर रहे हो तो वो आपका पूंजी नहीं होगा। अगर उनका जो है इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला गया कि वो मकान पूंजी नहीं है,
मकान पूंजी नहीं है क्योंकि आप स्वयं इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वही अगर आप रेंट पे दे देते हो तो वो पूंजी में आ जाती है, क्योंकि हमें मकान से भी कुछ पूंजी प्राप्त हो रही है। घोड़ा है और घोड़ा आप स्वयं ही सवारी कर रहे हो तो वो पूंजी नहीं कहलाएगी, लेकिन जब आप दूसरे के जो है धन पे अगर देते हो तो वो पूंजी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजी का अर्थ क्या होता है। पूंजी का अर्थ होता है जिससे आपको ईर्जन हो, जिससे आपकी कमाई हो, तो वो पूंजी के रूप में संग्रहित की जाती है। संपत्ति आर्थिक व्यवस्था में तभी पूंजी कहलाती है जब इसका प्रयोग ज़्यादा मूल्य कमाने के लिए किया जाए, यानी जब आप कोई भी चीज़ का उपयोग जो है अपने इस्तेमाल की जगह पर उससे अधिक जो है धनराशि कमाने में करोगे तब वो संपत्ति कहलाती है। कहने का भाव यह है कि जब वो श्रमिक जो नौकरी करने के लिए प्रयोग किए जाएं, जो वस्तु का उत्पादन करते अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त करें। जनरल सी बात है, अगर आप अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हो तो वो पूंजी कहलाएगा, वो संपत्ति कहलाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पूंजीपति कौन होते हैं। हु इज़ द कैपिटलिस्ट। कौन होते हैं पूंजीपति। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता हो, यानी जो उत्पादन होता है वो उसका मालिक हो। जैसे कारखाने, मिलें आदि इसके हाथों में हो, यानी बड़े बड़े कारखाने, मिलें मालिक हो, पूंजीपति कहलाते। जैसे आपको पता है कि रिलायंस कंपनी जो यूज़ करते हो आप, उसके जो मालिक होगा वो पूंजीपति कहलाएगा, क्योंकि उसके हाथ में सारे कुछ चलता है। तो वो जो है आप उसके प्रयोग नहीं करता, यानी वो व्यक्ति स्वयं उसका अधिक प्रयोग नहीं करता, यानी दूसरों के लिए जो बनाता है। कारखाने जो होते सामान बनते हैं स्वयं जो है मालिकों के लिए नहीं बनता है, वो उसको बेचने के लिए बनता है। तो समझ गए होंगे पूंजीपति कौन होते हैं। जो कोई भी साधनों का जो स्वामित्व रखते हो, चाहे वो कारखाना हो चाहे मिले हो, उनके हाथों में हो और वो उसका उपयोग नहीं अधिक करते हो, बल्कि हज़ारों काम वाले को काम देकर उत्पादन करवाते हैं, तो वो पूंजीपति कहलाते हैं। जो उस काम में लगे करने के लिए हज़ारों व्यक्तियों को काम देते हैं और वो अपना उत्पादन करते हैं, वो पूंजीपति कहलाते हैं। और दूसरे व्यक्तियों से मेहनत करवा कर सारा अतिरिक्त मूल्य आप हजम कर जाते हैं, यानी जो जितने भी मुनाफा होती है सारे के सारे स्वयं ही रख लेते हैं। वो कहते हैं ना, आज देखिए पूंजीपति की बहुत बोलबाला होती है। आज देख लीजिए कोई भी अगर धनवान व्यक्ति है तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री या दुकान खोलता है और वो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता है। सारे कार्य सारे काम जो होते हैं मजदूर कर रहे होते हैं और मजदूरी से जो है मजदूरी करा के सारे पैसे जो है वो स्वयं रखते हैं और मज़दूर को जो है उसमें से जो वो रखते हैं, जो बेस पे रखते हैं उनको देते हैं, तो वो पूंजीपति कहलाएंगे। और मज़दूर तो बेचारा मज़दूरी कहलाएगा, जो कल भी मज़दूरी कर रहा था और आज भी वो मज़दूरी ही कर रहा है, तो इसे पूंजीपति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीपति किसे कहते हैं। अगर देखा जाए आगे, जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में इस तरह का वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिकियत द्वारा उत्पादन व्यवस्था को अपने हाथ पर केंद्रित कर लेता है और उत्पादन अपने निजी लाभ के ध्यान में रखता है, उसे पूंजीपति कहती हैं। यानी जो अपने लाभ के लिए जो है करता हो और व्यक्तियों को रख के जो है अपने हाथ में उसको केंद्रित कर रहा हो, तो वो पूंजीपति कहलाता है। पूंजी का संग्रह प्राचीन काल में जो है पृथक लूट थी, यानी देखा जाए तो प्राचीन काल में इसको लूट का नाम दिया गया था और वर्तमान काल में जो है अपृथक लूट बन गया है, क्योंकि आज अपृथक है, क्योंकि आज प्रत्यक्ष तौर पर लूट नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ से लूट रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पूंजीपति उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करते हैं जिनमें उन्हें अपनी निजी लाभ की ज़्यादा आशा रहती है। जनरल सी बात है, पूंजीपति उन्हीं सामानों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं जिनसे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, जिनसे काफ़ी उनको मुनाफा होता है, तो उन्हीं चीज़ों का जो है अनुसरण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। उत्पादन व्यवस्था समाज के हित के लिए नहीं, सामाजिक जरूरत की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जब भी उत्पादन व्यवस्था समाज के हितों के लिए नहीं की जाती है या सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं की जाती है, बल्कि अपने निजी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। और इसका कारण क्या है, आपने सामान देखे होंगे, कोई सामान लेके आता तो कुछ ही समय में जो है ख़राब हो जाता है। कारण क्या है, उसको घटिया क्वालिटी की बनाई गई। घटिया क्वालिटी क्यों बनाई गई? क्योंकि उनको सिर्फ धन कमाना है। उन्होंने समाज को हित में रख के नहीं किया, नहीं देश के रख के हित में उनको बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने लाभ के लिए बनाया। आज देखिए भारत में ऐसे बहुत से डुप्लीकेट सामानों का जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये धड़ल्ले जो ये बनाए जा रहे हैं डुप्लीकेट सामान सब, क्या सरकार इससे अवगत नहीं है? मैं आपको साफ बता दूं, साफ शब्दों में बता दूं
कि इसमें सरकार का भी हिस्सा होता है डुप्लीकेट सामानों में, तभी तो उनको पता है कि हर जगह बनता है डुप्लीकेट। लेकिन जब वो छापा मारते हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ता है, जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण ही दे देता हूँ कि आपको पता है कई क्षेत्रों में शराबबंदी है, कई क्षेत्रों में जो है आपका लिफाफे बंद हैं, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि जिस क्षेत्र में ये चीज़ बैन है ना, उसमें धड़ल्ले से उपयोग होता है। क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि जिस क्षेत्र में शराबबंदी हो, क्या वहाँ के मंत्रियों के पार्टियों में शराब के बोतल नहीं खुलते होंगे? खुलते हैं कि नहीं? आप स्वयं समझ सकते हो, कमेंट करके बताना कि खुलते नहीं हैं उनके पार्टियों में। जो बड़े बड़े पार्टी करते हैं, बड़े बड़े ऐश का, वो लोग पीते ही नहीं होंगे मंत्री लोग सब। क्यों नहीं पीते होंगे? सब होता होगा। लेकिन पकड़े कौन जाते हैं? आम गरीब बंदा। आम गरीब बंदा को पकड़ते हैं ये जाके। मैंने एक देखा, एक व्यक्ति जो है एक क्षेत्र में जो था, लिफाफे जो थी बैन थी, ठीक है। सरकार ने जब ये लिफाफा बैन किया गया, बड़े ही खूबसूरती से लोगों में ये बैन दिखाया गया। यहाँ की आपको कागज़ के लिफाफे बनाए गए, बहुत अच्छे चला 1-2 महीना। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ? सरकार आराम से जाके बिस्तर पे सो गई और पुलिस वाले आराम से अपना बैठ गए। लोग धड़ल्ले से फिर लिफाफा स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर जब सरकार पे दबाव पड़ी तो पुलिस वाले पे दबाव डाला और फिर से जो है लिफाफे बैन हो गई। लेकिन गलती से एक गरीब व्यक्ति के पास लिफाफा मिल गया, एक लिफाफा सिर्फ, आई पुलिस, 500 के पत्ता काट दिया उसका। अब उसी क्षेत्र में जाके देखिए, लिफाफा उस क्षेत्र में, उस राज्य को ये कहा जाता है लिफाफा बैन क्षेत्र, लेकिन देखिए वहाँ पर हर जगह पर लिफाफों का ऐसा उपयोग हो रहा है जैसे कि जिस क्षेत्र में उपयोग होता भी होगा उस क्षेत्र से 100 गुना अधिक हो रहा है। तो करप्शन कहाँ है? आप देखिए, ये सारे एनालिसिस आप करप्शन समझे कहाँ हुआ है? जब लिफाफा की फैक्ट्री ही नहीं रहेगी तो लिफाफा आएगा कहाँ से? तो समझ गए ना बात। और लिफाफे फैक्ट्री वाले सरकार को इलेक्शन में करोड़ रुपया देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जो है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने पैसे निर्धारित कर रखी है कि आप इतना से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते, इवन कि 50,000 से अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में सिर्फ 50,000 या 1 लाख खर्च होता होगा? अरे 1 लाख तो उनको एक व्यक्ति को देने में ही लग जाती है। आप समझिए करप्शन कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब होती है निजी लाभ, और निजी लाभ कमाने में सरकार इनको मदद करती है और इससे देश नुकसान में पहुंचता है, देश के लोगों को नुकसान होती है। कहते हैं जहरीली शराब जो चोरी छुपे बनाई जा रही होती है सरकार के डर के कारण, इनके कारण क्या होता है कि जहरीली शराब बना बना के लोग बेचते हैं और आम व्यक्ति जो है इसको पी के मरते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। कहते हैं पूंजीवादी मनुष्य के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु वह अन्याय पर आधारित होने के कारण हानिकारक है। कहते हैं जितने भी पूंजीपति हैं सब के सब जो है गलत तरीक़ा से जो है अपनी संपत्ति को अर्जित करती हैं, और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इससे अन्याय पर आधारित होने के कारण ये बहुत काफ़ी हानिकारक है। आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पर जो है पहले हम लोग रिचार्ज किया करते थे, 10 रुपया 20 रुपये का रिचार्ज होता था। हम लोग जितनी होती बात करते थे उतना ही हम रिचार्ज करवाया करते थे, और जब फालतू की बात है तो हम मोबाइल में कभी करते भी नहीं थे। लेकिन जब नया कंपनी खोली गई, सरकार कंपनी वालों ने क्या किया, 1 साल के लिए उनको लालच दे दिया, फ्री कर दिया सब कुछ। लेकिन जैसे ही 1 साल ख़त्म हुआ, वैसे ही इन्होंने जो रिचार्ज की सिस्टम थी, जहाँ 10 रुपये का कूपन 20 रुपये कूपन होती थी, अब लो 300 250 500 का रिचार्ज करवाओ। तो हो गया ना वही कि अपनी ये जो है लाभ कमाने के लिए उन्होंने कंपनी खोला। क्या भारत के लोगों को उन्होंने सोचा समझा कि आम गरीब व्यक्ति कैसे इतना बड़ा रिचार्ज करवाएगा, कैसे वो पैसा इकट्ठा करेगा, कैसे करेगा? आज तो जिन व्यक्तियों को नेट की ज़रूरत नहीं होती, छोटे मोबाइल होता है, उसमें भी उतने का ही रिचार्ज होता है, चाहे वो इंटरनेट यूज़ करे चाहे ना करे। कॉल अगर आप एक भी कर रहे हो फिर भी आपको 250-300 के रिचार्ज ही करवाने पड़ेंगे। तो इसमें आम व्यक्ति को लूटा गया ना। और आपको पता है आज तो फ़ोन के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो सरकार ने सिर्फ भारत के आम व्यक्तियों के बारे में कहीं नहीं सोचा तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में। आम गरीबों को तो लूटना सरकार की नीति बन गई है। और ये कहते हैं आपका विकास, हमका विकास, सबका विकास। क्या विकास? कहिए कि उद्योगपतियों का विकास कैसे हम करें। आपने देखा होगा ये सिस्टम आए दिन ये देखने को मिलता है। पूंजीवाद व्यवस्था में कुछ ऐसे अंदरूनी
विरोध छिपे हुए हैं जो आपको पतन की तरफ ले जा रहे हैं। बात सच्चाई है, यहाँ पर क्लियर बोली गई है कि पूंजीपतियों के अंदर ऐसी विरोधी बातें छिपी हुई है जो भारत को पतन पे ले जा रही है। और शायद ये बात सरकार को नहीं समझ आ रही है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आज वो सरकार है, कल उद्योगपति है, एक दिन जरूर की ही विनाश कर देगी। जर्नल से यहाँ पर साफ शब्दों में आपको लिखा नज़र आ रहा है कि अंदरूनी विरोध जो छिपे हुए हैं उसके पतन की तरफ ले जा रही है हमारे भारत देश को, और एक दिन जरूर ही विनाश कर देंगे। अब इससे अधिक हम क्या करें। लिखने वाले ने भी साफ शब्दों में इस बात को लिखा है, उनको भी इस बात का एहसास था, लेकिन ये बात वो नहीं कह सकते थे, इसलिए किताबों में इस बातों को रख दिए। मैं भी कहता हूँ नहीं कह सकता हूँ, वो तो आपके साथ सिर्फ इन बातों को सच्चाई बताने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोग समझदार बन जाओ तो भारत में इस तरह के जो है राजनीतिक ही ना होगी, ना ऐसे पूंजीपति भारत में रहेंगे। मैं तो ये भी जानता हूँ कि पूंजीपति भारत में लोगों को लूट रहे हैं, गरीब लोगों को, और विदेश में सपनों के महल बना रहे हैं। क्या मैं बताऊँ। पूंजीवाद में पहली कमी वर्ग संघर्ष ही है। पूंजीवाद में पहली जो कमी वर्ग है संघर्ष, वो संघर्ष नहीं करते हैं। मार्क्स ने समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष की बड़ी भेंट प्रदान करते हुए कहा है कि आज तक स्थापित समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारा देश जो है संघर्षों का देश है, हमने शुरू से ही संघर्ष करना ही जाना है। स्वतंत्र तथा दास, प्रोटिशियन तथा जो है पेलिविनियन, सनातन किसान, ग्रिड मालक तथा यात्री का शब्द में पोषक और शोषित नहीं तो एक दूसरे की विरोधी करते हुए कभी गुप्त तो कभी स्पष्ट तौर पर युद्ध में लगे रहे हैं। जनरल सी बात है, भारत में कभी शोषण जो है प्रत्यक्ष तौर पे होता है, कभी अप्रत्यक्ष तौर पे हो रहा है। और उसने बताया कि समाज उत्पादन व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उन व्यक्तियों को होता है जिनके हाथों में उत्पादन साधन होती है, जिसमें भूमि, कारखाने आदि सम्मिलित होती है, और यह वर्ग आप अपने हाथों में मेहनत नहीं करते हैं बल्कि दूसरे व्यक्तियों से मेहनत करवाते हैं और उनकी जो है लूट खुस्ट कर कर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के निजी जो है तो इकट्ठा भी करते हैं। तो ये जनरल सी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत में इस तरह की बातें नहीं होती है। यहाँ पर तो सबको साथ सबका विकास की धारणा होती हैं। क्या ये किताबी बातें होती कि क्या बड़े बड़े नेताओं के मुँह की बातें होती है? अरे भाई, अगर भारत के अगर आम लोगों को विकास करना है तो उनको संसाधन दीजिए, सुरक्षा दीजिए। आज देखिए लोन तो आप लोग भी लेते रहते होंगे, आपने पता है कि लोन में भी बहुत बड़ी षड्यंत्र होती है आजकल। अगर मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हो, जनरल सी बात, अगर आप एक दो किस्त नहीं चुकाते हो तो क्या करती है कंपनी, आपको पता ही है, वो आती है, आपका सामान लेके चली जाती है। यही होता है ना, आप यहीं तक सीमित हो। लेकिन जब 5-6 साल बीत जाएगा ना, जब आपको फाइनेंस कंपनी की तरफ ये नोटिस आएगा कि आपका जो सामान था हमने बेचा लेकिन उससे हमें कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आपको जो है आप जो सामान लिए थे उसका और कर्ज चुकाओ आप अब यानी उससे आपसे दुगना पैसा वसूलेगा। किसके नाम से? NOC नाम से, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं चुकाइएगा तो आप लोन लेने के लायक नहीं रहिएगा। इसलिए जबरन जो है हमें पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हम NOC नहीं देंगे, आप कहीं भी लोन नहीं ले सकते, ना आप ले सकते हैं ना आपके बच्चे ले सकते हैं। देखा, हो गया ना 500 का 50,000 का लफड़ा। तो ये कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। सरकार अगर ऐसी नीतियों का अनुसरण न करे और ऐसे कंपनियों पर ब्रेक लगाए तो शायद भारत के लोगों को ऐसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, यहाँ पर जो ये सरकार नीति अपना रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सामान भी कंपनी उठा के ले गई और आपसे किस्त भी लगवा ली? आपको पता है डाउन पेमेंट जमा करके आप कोई सामान लाते हो, तो सर कहते कंपनी वाले ने सामान भी लेके चली गई और बाद में जो सामान हमारे पास नहीं है उसका किस्त जमा कीजिए। ये क्या अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ बनता है? जब आप हमसे ही कर्ज चुकवाना था तो हमारे सामान हमारे पास रहने देते, आप उसमें जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जोड़ते रहते। आप सामान भी ले गए और दूसरा से हमसे फिर से कर्ज लोगे, फिर से हमें पैसा लोगे। ये सरकार की नीति तो किसका नीति है? और पता है बाद में क्या कहेंगे? आपने तो डॉक्यूमेंट साइन किया था। अरे बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, जब इनको कोई आप फाइनेंस कंपनियों के पास कोई लोन लेने जाओ ना तो एक बुकलेट पकड़ा देते हैं आपको और एक अक्षर भी पढ़ने नहीं देते हैं। कहते भाई यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। साइन करते करते आधा घंटा बीत जाती है। तो आपने क्या पढ़ा? क्या उनकी नीतियों का जाना? क्या सरकार ने इसमें पारदर्शिता रखी? और ये नियम कौन बनाता? सरकार बनाती है, सरकार के विभाग के लोग बनाते हैं।
तो क्या वो सोए हुए हैं? कैसे भारत के देश के लोगों के जो है ये लोग जागरूक करेंगे, कैसे भारत देश को चलाएंगे? मैं इस बात से बहुत ही जो है अपसेट हूँ, क्योंकि ये जो सही नहीं है। कहते हैं यहाँ पर तो आम व्यक्ति लोन लेने की फिराक में रहती है कि भाई मेरे पास फ्रीज नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जब ऐसे जो है फाइनेंस कंपनियां करेगी तो सरकार अगर ब्रेक नहीं लगाएगी तो आम गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? ये सच है और ये हकीकत है और ये वास्तविकता है, और ये आप इसे जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा त्रिपाठी सिटी सेंटर कहता है कि जब भी लोन लो तो सोच लेना कि कहीं बीमार तो बीच में नहीं पड़ जाओगे, कहीं लोन तो आप नहीं चुका पाओगे, और ना चुका पाया तो यही समस्या आपको समक्ष आएगा, तो आपको भी दो चार हाथ करना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश के फाइनेंस कंपनियों का है और सरकार की गलत नीतियों का है। तो जर्नल सी बात है, आज हर कोई जो है भारत के आम गरीबों के लूटने में लगा हुआ है, चाहे बड़े बड़े कंपनी हो चाहे सरकार हो, सब भारत के देश के लोगों को लूटने में लगा हुआ है। और यही बात यहाँ पर मार्क्स ने भी कहा कि इस वर्ग को मार्क्स उत्पादन साधन युक्त भी कहते हैं, और एक दूसरे वर्ग जो है यहाँ उत्पादन साधनहीन होते जा रहे हैं। और इन्होंने मार्क्स ने ये बात भी बोला कि ये सारे उत्पादन जो है साधनहीन कहलाकर बुलाया जाता है, जो कि उत्पादन साधनों की मालिकता में वंचित होती है। यहाँ मालिकता नहीं मिलती है, इन चीज़ों में मालिकता आपको नहीं मिलेगी। कोई चीज़ लेते हो तो वो मालिक आप नहीं कहलाते हो, आप सिर्फ कहलाते हो सिर्फ यूज़ करने वाले। जब यूज़ नहीं होगा, जब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, किराया नहीं दोगे तो आपको मार के भगा देंगे और बाद में आपसे फिर से वसूलेंगे पैसा। ये बहुत गलत है। यह वर्ग औद्योगिक विकास के बाद बढ़ता जाता है तथा पहले से ज़्यादा विशाल बन जाता है, यानी पहले से भी ज़्यादा विशाल बनता है। छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले किसान आदि अपना काम त्याग कर अपने पेट भरने के लिए अपनी मेहनत बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो करें भी तो क्या करें, मेहनत बेचेंगे ही, पेट भरने के लिए काम करेंगे ही करेंगे। उत्पादन साधनहीन जो है सर्वहारा वर्ग काम करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। उसके पसीने की कमाई पूंजीपति के ऐश शोहरत और विलासिता की जीवन के लिए खर्च की जाती है। अब देखिए, जो गरीब आम व्यक्ति होते हैं उनके पसीनों की कमाई ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी अपनी ऐशो हैशरत की और विलासीपूर्ण जीवन जीने के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे सरकार के नियमों को धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए ही कार्यरत होते हैं। काम करने वालों को उसके परिवार के जो है पालन पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन भी प्राप्त नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये लोग मेहनत से कमाते हैं और जब इन कंपनियों के आड़ में फंसते हैं तो अपने परिवार को भी चलाने लायक नहीं रहते हैं, और यह वर्ग शोषित, दुखी तथा गुलामी में बंधा रहता है। हर समय जो है आपको मैसेज डालते रहते हैं कि आप नहीं किए तो हम जाएंगे अदालत में, जाएंगे अदालत में जाएंगे। अब यहाँ पर अदालत के सबसे बड़ी प्रश्न उठता है कि जब उन्होंने गलत नीतियों से उनका साइन करवाया फॉर्म, जब गलत नीतियों से जब सामान लेके चले गए, तो यहाँ पर आपने जो है अदालत की क्यों रोक डाली? क्योंकि अदालत भी तो उन्हीं का ही है। फिर मतलब तो यही हुआ कि सरकार भी हमारी है, औकात भी हमारी है। आप तो कीड़े मकोड़े हो, आम व्यक्ति कीड़े मकोड़े हो। आपके पैसों के, आपके खून के पसीनों का हम तो ऐश करेंगे, है बढ़ाएंगे, हम तो एसी में रहेंगे। सोचिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हम आज भी गुलाम हैं, हम कल भी गुलाम थे और हम आने वाले समय में भी गुलाम रहेंगे। इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से शोषित, दुखी और गुलाम में बंधा रहता है। कहते हैं जीवन श्रम के आधार पर ही व्यतीत होती है, क्योंकि उत्पादन साधनों की कमी के कारण वो और भी काम नहीं कर सकता। इन दोनों वर्गों के जो है स्वार्थ निम्न होते हैं, इनके स्वार्थ परंपरा पर विरोधी भी होते हैं, यानी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और इन दोनों में निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है, जिसके मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। कहते हैं संघर्ष देखिए आज नहीं, हमेशा चलता रहा है, और इस वर्ग साधन का नतीजा यह निकलेगा कि पूंजीवादी वर्ग विनाश हो जाएगी। जनरल सी बात है, अगर ऐसा नीति रहा तो कोई ना कोई व्यक्ति जो होगा ऐसे पूंजीपतियों का विनाश करना सुनिश्चित कर देगा, क्योंकि यह अत्याचार पर आधारित होती है तथा अत्याचार कभी अस्थायी नहीं होती है। आगे हम अगर बात करें तो कहते पूंजीपति संघर्ष में घी आग का काम करते हैं, यानी पूंजीपति के कारण जो है आम गरीब व्यक्ति जो है जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। पूंजीपति में कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो इस संघर्ष को और ज़्यादा उत्साह देकर काम करने वालों को जो है पूंजीपतियों के विरोधी करने के लिए प्रेरित करती है। इसी के अंतर्गत जो है पूंजीवादी का विकास सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन की जो है शुरुआत
असमित युग की नीति के कारक करके पैदा हुई है, कारण पैदा हुई। जनरल सी बात है, समानवादी युग के नीतियों के कारण पैदा हुई है। और समानती सामाजिक व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन आम करके स्थानीय उपयोग का उद्देश्य भी होता था। उसके पश्चात कहते हैं अलीम ने साफ शब्दों में इस बात को जो है रखा था कि अर्ध गुलाम किसान अपने लिए तथा सामाजिक अखाड़ों के लिए अनाज, कपड़ा तथा दूसरे वस्तु पैदा करते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा तैयार होने लगी, भाव जब पुण्य समूह विशेष की ज़रूरतों से ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तब वो बेचे हुए ज़्यादा उत्पादन को दूसरे देशों में से आया या उसी देश में दूसरे हिस्सों में लाई गई, चीज़ों के बदले बेचा जाने लग गया। इस तरह धीरे धीरे समाज की इकाई टूटने लगी तथा उत्पादन निजी उद्योग के लिए न होकर लाभ के लिए होने लगा। जनरल सी बात है कि अगर हम जैसे दूसरे देशों में बेचने लगे तो हमें लाभ की जो है इच्छा जागी और इसी कारण से जो है समाज टूटने भी लगा। इसी तरह पूंजीवाद की शुरुआत हुई जिसमें किसी के पास जो है उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के यंत्रों की खरीद करने की क्षमता थी, जबकि दूसरे और ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन ही नहीं थे। जनरल सी बात है, आम गरीबों के पास साधन नहीं होती है, लेकिन पूंजीपति के पास सभी संसाधन होते हैं। केवल शारीरिक श्रम तथा इसी का मार्क्स के अनुसार जिनके पास उत्पादक साधन थे वो पूंजीपति हो गए और जिनके पास श्रम के अलावा कुछ नहीं था वो श्रमिक हो गए। आगे जो हमारे समक्ष आया है पूंजीवाद के आधार यानी फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली जो है संबंधित मार्क्स ने कुछ मूल्य आधारों की चर्चा की है जिनकी पूंजी कहते हैं बिना पूंजीवादी व्यवस्था संभव नहीं है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पूंजीवादी उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जिसमें आधार काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कहते हैं जिनके बिना पूंजीवादी व्यवस्था संभव नहीं है। अगर आधार सही न हो तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है संभव होना कदाचित उचित नहीं रहती है और होना भी संभव नहीं है। ये मूल्य आधार कुछ इस प्रकार से है जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करना है। यानी सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य, यानी मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आरंभ होने के बाद जो है काम करने वाले अपने पूंजीपतियों के जो है उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे। ये साफ शब्दों में यहाँ बताया गया है कि अगर देखा जाए तो पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आरंभ होने के बाद काम करने वाले पूंजीपतियों के उपयोग के लिए वस्तु का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इनके उद्देश्य से करते थे कि पूंजीपति उन वस्तुओं को बेचकर लाभ प्राप्त कर सके। यानी समाज के लिए नहीं की जाती थी, सिर्फ लाभ के लिए की जाती थी। और इस तरह तैयार की गई वस्तुओं को मार्क्स ने माल यानी कमोडिटीज कहा। माल का भाव उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन बाजार में बेचने की दृष्टि से किया जाता है। और इस तरह की उत्पादन व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम के बदले मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा उत्पादन के साधनों का स्वामी और भाव पूंजीपति जो है लाभ प्राप्त करते हैं। जनरल सी बात है, जो मजदूर होते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपये का जो है फ़ायदा करवाते हैं, लेकिन उसके बदले में सिर्फ उनको मजदूरी मिलती है क्योंकि वह श्रमिक जो है अपने श्रम को बेचते हैं और उसके बदले सिर्फ उनको मजदूरी प्राप्त होती है। जनरल सी बात देखिए, आज के समय देखिए बड़े बड़े अगर फैक्ट्री खोली जाती है, बड़े बड़े शोरूम बनाई जाती है तो उसमें मजदूर कार्यरत होते हैं, मालिक तो सिर्फ बैठे होते हैं। सारे जो होते हैं काम करके पूंजीपतियों के लाभ के लिए कार्यरत होते हैं। और इस लाभ का मुख्य कारण जो है मार्क्स के अनुसार माल के उत्पादन के मूल्य से ज़्यादा बेचना नहीं, बल्कि काम करने वाले द्वारा जो ज़्यादा मूल्य पैदा किया जाता है वही पूंजीपति का मुनाफा होता है। यानी जनरल सी बात है, जो सामान बेची जाती है उसे कई कीमतों पर वो बेचते हैं और पूंजीपति जो है मालामाल हो जाते हैं। इसमें से पूंजीपति काम करने वाले को कुछ नहीं देता है क्योंकि जो मजदूरी ने उन्होंने पहले ही जो है कीमत फिक्स रखती हैं। और इवन कि कहीं जगह तो ये भी देखने को मिला है कि पूंजीपति जो है उनके कामों का भी जो है अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं। जो पूंजीपति जो होते हैं वो काम जो कर रहे होते हैं, जो मजदूर, उनके पैसे भी पूरा नहीं देते हैं। यानी बात इसमें ये संदर्भ में कहा गया है कि मार्क्स ने मूल्य का उपयोग दो अर्थों में किया है। पहली किस्म का मूल्य जो है भावनात्मक होती है, यानी भाव उससे संबंधित होती है, जैसे प्यासे के लिए पानी का मूल्य। परंतु जब किसी वस्तु को उत्पादन द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो उसे वस्तु का बदला हुआ रूप जो है रुपये से मापा जाता है। जनरल सी बात है, जो वस्तु अगर आप बाज़ार में बेचते हो तो उसको रुपयों से जो है मापा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस वस्तु उत्पादन में जितनी मेहनत लगती है उसका विनिमय मूल्य उतना ही ज़्यादा होता है।
और यह बदलता मूल्य वस्तु के उत्पादन में समाज दृष्टि और ज़रूरत श्रम द्वारा ही निश्चित की जाती है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जनरल सी बात देखिए, जो वस्तु का जो है मूल्य बढ़ जाती है, कारण क्या होता है कि उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो है वस्तु का जो है मांग बढ़ेगा और उसका जो है फ़ायदा हमेशा ही पूंजीपति को ही प्राप्त होगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है काम करने की शक्ति का विनिमय मूल्य, यानी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर। मार्क्स के अनुसार जैसे किसी उत्पादित वस्तु का बदलता मूल्य होता है, उसी तरह काम करने की शक्ति या मनुष्य की मेहनत करने की शक्ति का भी बदलता मूल्य होता है। यानी ये साफ शब्दों में यहाँ पर जो है मार्क्स ने कहा था कि उत्पादित वस्तु का जैसे बदलता हुआ मूल्य होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसका बदलता हुआ मूल्य होता है। पूंजीपति इस श्रम की खरीदा करते हैं। श्रम जो पूंजीपति होता है मजदूरों का श्रम को खरीदते हैं, परंतु पूंजीवादी समाज में पूंजीपति द्वारा श्रमिकों को उस द्वारा उत्पादित मूल्य से कम मूल्य उस श्रमिक को बदले में दिया जाता है। तो जनरल सी बात है, श्रम तो खरीदते हैं लेकिन जो उसने उत्पादन करके दिया है उसके बदले में उसको बहुत ही कम श्रम प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर 6 घंटे काम में काम करने वाले अपनी मजदूरी के बदले मूल्य के बराबर का सामान तैयार करता है, तो उससे कि काम की शक्ति को बनाए रखने के जो मजदूरी मिलती है उससे वह ज़्यादा काम करने में असमर्थ हो जाता है। पूंजीवादी समाज में मजदूरों की श्रमिक शक्ति को बनाए रखने के लिए जो मजदूरी तय है वह उसके श्रमिक काल के बराबर होती है, जिसमें वो अपनी मजदूरों को के मुकाबले काम करने के ज़्यादा काम करता है। इसलिए काम के अतिरिक्त घंटों में उस उत्पादित मूल्य के अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यानी पूंजीवादी समाज में मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य की वस्तु की बिक्री या लाभ का मुख्य कारण बनता है। देखिए, काम करने की शक्ति का विनिमय मूल्य, यानी काम करने की शक्ति के मूल्य का यही मतलब होता है, अगर विदेश में आप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो वहाँ पर जितने घंटे अगर आप काम करते हो उतने ही घंटे का आपका पैसा जो है निर्धारित होती है, क्योंकि जितना आपने श्रम किया उतना ही आपको मिलना चाहिए। लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था अभी बहुत ही कम है। आज देखिए, जो मालिक सब होते हैं तरह तरह के जो है टाइमों का जो है प्रतिबंधित करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी करवाते हैं, और ये मजदूरी क्षेत्र में अधिक देखने को मिला है। कहते हैं अगर 500 मजदूरी दे रहे हैं तो उनके साथ 6-8 घंटे की जगह वो 12-12 घंटे ही काम करवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि सर कहने यहाँ पर यही बताया गया है कि जितना काम करने की शक्ति है उतना ही विनिमय मूल्य चुकाना है। लेकिन आज पूंजीपति लोग जो है इसके विपरीत धाराओं में चलते हैं, क्योंकि उनका जो है एक ही उद्देश्य होता है, जितना हो सके लाभ अर्जित करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम यहाँ पर देखें पॉइंट तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ़ायदा या लाभ, देखिए फ़ायदा और लाभ क्या है, यानी प्रॉफिट। इस फायदे के स्रोत का विश्लेषण करने से पूंजीवादी समाज के वर्ग संघर्ष के ऊपर रोशनी पड़ती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वर्ग में संघर्ष कैसे होते हैं। पूंजीवादी काल के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण यही लाभ ही है, कि जो संघर्ष होती है उसका मेन जो मकसद होता है लाभ कमाने का ही होता है, और ये श्रमिक पैदा करता है, परंतु पूंजीपति इसको आप रख लेता है। यानी पूंजीपति जो होता है, जो लाभ होता है वो स्वयं ही रख लेता है। उत्पादन के प्रत्येक उद्योगों में श्रमिकों को होने के कारण पूंजीपति उत्पादित मूल्य का बहुत भाग आप ही हजम कर लेता है, और ये होता ही होता है, जिसमें जर्नली सी बात है। और ऐसा वे कई तरह से कर सकता है। उदाहरण के तौर पर काम के घंटे को बढ़ाकर, मजदूरों को कम से कम जो है पैसे देकर, श्रम की तीव्रता बढ़ाकर पूंजीपति प्राप्त होने वाले मूल्य से बढ़ोतरी कर सकता है, और इसके फलस्वरूप पूंजीपति तथा मजदूरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है। आपने आए दिन संघर्ष देखे ही होंगे। तो इसका एकमात्र ही कारण होता है कि जो पूंजीपति होते हैं श्रमिकों को जो है उसको शोषण करते हैं, इसे शोषण का ही नाम दिया जाता है, और ये संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। आपने देखा होगा आए दिन मजदूर जो होते हैं हड़ताल कर रहे होते हैं, कारण कहीं ना कहीं इसी का ही रूप देखा जा सकता है। तो आप समझ गए कि पूंजीपति किस प्रकार जो है आम लोगों को लूटते हैं। और आज देखिए, अगर पूंजीपति आज ख़त्म हो गया तो बड़े बड़े लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज जो लूटने वाला काम है, देखिए पहले साहूकार लूटा करते थे आम गरीबों की, आज फाइनेंस कंपनियां कर रही है। कि पहले के समय देखिए साहूकार होता था, वो लोगों को ऋण देता था और उसके बदले में तरह तरह के साइन करवा लेता था, जबरन साइन करवाता था। ठीक है, ये तो पहले के समय की स्थिति थी जब साहूकार लोग होते थे। लेकिन आज यही काम जो है फाइनेंस कंपनियां कर रही है। कहते हैं रूप वही है, सिर्फ इनका चेहरा बदल गया है, एजेंसियां बदल गई है, काम वही है।
पहले साहूकार लूटने वाला काम करते थे, आज फाइनेंस कंपनियां लूटने वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो होता है रूल रेगुलेशन में पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन ये कभी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनकी जो है रोजी रोटी चलती है तो आम गरीब बंदों के कारण ही चलती है। अगर जब आम गरीब बंदे उनसे अगर फाइनेंस करवाना बंद कर दे तो जर्नल सी बात है इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आम गरीब बंदों को लूटिए नहीं, जो प्रावधान है उसको निभाइए। कहते हैं, मैंने आपको पहले भी इस बात से अवगत करवाया था कि ये लोग जो है एनओसी के नाम पर आम लोगों को बहुत लूटते हैं, जो सही नहीं है। आगे जो हमारे समक्ष आया है वर्ग संघर्ष, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा पॉइंट जो है क्लास स्ट्रगल, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मार्क्स के अनुसार जब तक जो है पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगा तब तक जो है संघर्ष भी चलता ही रहेगा। मैंने आपको साफ शब्दों में बताया था कि पहले जो है साहूकार लोग लूटा करते थे और आज के समय जो है फाइनेंस कंपनियां लूट रही है। दोनों का काम एक ही है। पहले के समय साहूकार जो होते थे ऋण दिया करते थे आम गरीब व्यक्तियों के, आज के समय ये काम जो है फाइनेंस कंपनियों ने उठा लिया है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, लाभ कमाना। ये कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है कि जो गरीबों से ही कमाते हैं वो गरीबों को ही लूटते हैं। ऐसा क्यों? पहले के समय ये ऐसा नहीं हुआ करता था। कहते हैं आज जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है एनओसी के नाम पर लोगों को लूटती है, लोगों को डराती है, अदालत की धमकी देती है। तो इसका मतलब अदालत और बड़े बड़े जो जजमेंट भी उन्हीं के साथ है। इसका मतलब कारण तो यही हुआ ना कि डराने का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पर अगर कानून भी उनके साथ है तो किस लिए? कि आम गरीब को लूटने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आखिर हमारे भारत के कानूनों को क्या हुआ है कि पहले भी साहूकार से आम लोग त्राही त्राही मच रो रहे थे और आज भी फाइनेंस कंपनियों के आड़ में चक्कर में फंस के आम लोग जो है खून की आंसू रो रहे हैं। तो कहते हैं बात तो वही रह गई, समय बदल गया लेकिन कार्य वही है। तो इन्हीं कारणों से वर्ग संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अनुसार जब तक पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगा तब तक जो है संघर्ष चलता ही रहेगा। प्राथमिक अवस्था में श्रमिक छोटे छोटे दलों में अपने मालिक से निजी तौर पर संघर्ष करते ही रहे हैं और सदैव करते ही रहेंगे। परंतु जैसे जैसे यह संघर्ष उग्र रूप धारण करता है वैसे वैसे एक तरफ से श्रमिक यूनियन की स्थापना भी हुई है। अब देखिए श्रमिक यूनियन भी बनाया गया है लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। आज यूनियन के लोगों को पैसा दे दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, न तकलीफ़ कोई होगा न कुछ होगा। तो क्या है आज? कहते हैं रूप बदलता है लेकिन उसका जो है घुसखोरी की या जो करप्शन की बात रहती है वो बरकरार रहती है। दूसरी तरफ मालक अपने जो है संघों की स्थापना भी कर लेते हैं और इस तरह वर्ग संघर्ष संगठित रूप से धारण करता है और यह किसी पूंजीपति विशेष के विरोध में न होकर समूचे पूंजीवाद के विरोध में है। और यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद क्रांति का एक रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर श्रमिक नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर श्रमिक जो है नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करते हैं। मार्क्स ने अपने अध्ययन दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद की जो है समाप्ति अटल है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन की संरचना इस तरह की है जिसके उसके विकास के साथ साथ विनाश के बीच भी विकसित होते हैं। जर्नल सी बात है, जब जब ये वर्ग संघर्ष होते रहेंगे तब तब जो है पूंजीपति जो है अपना फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये बात गलत होगी। कहते हैं जब जब पूंजीवादी जो है आम गरीबों को लूटेंगे तब तब जो है ऐसे लोग धरती पे आएंगे जो इन पूंजीवादियों को कुचलेंगे। क्योंकि जर्नल सी बात है, अगर वर्ग संघर्ष को रोकना है तो पूंजीवादियों को जो है अपने विचारों को बदलना होगा। कहते हैं लाभ तो कमाइए लेकिन जो है आम गरीबों को शोषण न कीजिए। शोषण कीजिएगा तो ये जो है उग्र रूप धारण करेंगे ही करेंगे और वर्ग संघर्ष सदैव चलता रहेगा। कहते हैं लगातार वर्ग संघर्ष पूंजीवादी का मुख्य लक्षण रहा है और संघर्ष चाहे उत्पादन की दूसरी किस्म की व्यवस्था में ही रहता हो, परंतु पूंजीवादी काल में यह संघर्ष संगठित हो जाता है जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में बदल जाती है। दोस्तों अगर इस बात को अगर हमने पढ़ा जाना समझा, यहाँ पर यह बात साफ शब्दों में है कि पूंजीवादी गरीबों को लूटते हैं, ये आम है। ये तो आपको मैंने कई उदाहरणों से बताया, चाहे वो फ़ोन के अंतर्गत हो चाहे फाइनेंस कंपनियों के अंतर्गत हो। ये आधुनिक युग की समस्याएं हैं जिस पे किसी का भी नज़र नहीं जाता है।
आपको पता ही था, समझ ही था कि पहले के समय में लोग मोबाइल वोबाइल इस्तेमाल करते थे तो उनकी लिमिटेड बात होती थी, कुछ समय के लिए होती, कुछ अंतराल के लिए होती थी। लेकिन आज देखिए घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कारण क्या है? हमारे देश को जो है कहते हैं तहस नहस करने का विचार इन पूंजीपतियों का है, क्योंकि आपको भी समझ है कि जितनी रेडिएशन जो होती है फ़ोन से निकलती है उतनी रेडिएशन कहीं और से नहीं निकलती है, जिनके कारण न जाने कितने तरह के जीव जंतु जो है अपनी प्राण की आहुति दे दिया। लेकिन फिर भी हमारे देश के गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आई और इन्होंने 4G की जगह 5G का प्रावधान कर दिया भारत देश में। तो सोचिए इसके कारण कितनी मानसिकता पे फ़र्क पड़ता होगा और कितने बच्चों पे ये फ़र्क पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना कि भारत में पूंजीपति जो सिर्फ अपने कमाई के लिए बना रखा है और ये लोग जो हैं विदेशों में अपने महल बना रहे हैं। कारण यही है कि उनको पता है कि भारत में आने वाला समय में बहुत तरह की समस्याएं पैदा होगी, जैसे वो लोग इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। लेकिन ना तो भारत देश की सरकार समझ रही है, ना आम गरीब व्यक्ति समझ रहे हैं कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कम से कम करें उनका उतना ही फ़ायदा रहता है और हम पे इसका प्रभाव नहीं होता है। आज देखिए आँखों की प्रॉब्लम, दिमागों में टेंशन सब मोबाइलों के कारण ही उत्पन्न हो रही है। और ये सब पूंजीपति इसी को ही अपना बिजनेस बना रखे हैं, अपना जो है पैसों का जरिया बना रखे हैं और ये बात भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक होगा पूंजीवादी की विशेषताओं क्या है, तो वो अगले वीडियो में हम करेंगे, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हम पूंजीवाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। MA के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और आपको जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का लाभान्वित हो सकें, क्योंकि आपके पास ग्रुप होता है, दूसरे बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का मदद कर सकते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और साथ में इसको जो है अपने मोबाइल में सेव भी करना है। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो आने वाला वीडियो जो रहेगा पूंजीवाद की विशेषता शायद आपको प्राप्त न हो सके और आप जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है।